Hello dear students, welcome to you all in Pawan Wagh Academy. Myself Dhanvantari Deshmukh. Today again I am here with the chapter named Reproduction in Lower and Higher Organisms. Again today we are going to learn an interesting topic. It is somewhat complicated, but when we will start to study it, it will become easier for you all. तो आज हम क्या देखेंगे? आज हम देखेंगे, हमने जैसे पहले देखा है फर्टिलाइजेशन क्या होता है, बट हमने उसे बस क्या देखा, सुपरफिशियली देखा कि फर्टिलाइजेशन में मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस जो है उसका यूनियन होता है और फिर जाइगोट फॉर्म हो जाता है. बट एक्चुअल जब मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस है, जब उसका फ्यूजन होता है तो उसमें बहुत सारी स्टेप्स हैं. अब वो जो स्टेप्स है वो आज हम पहले देखेंगे. बट जब मेल और फीमेल न्यूक्लियस का फ्यूजन होगा उसके पहले जो फीमेल गैमेट है एग, उसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे और जो मेल गैमेट है स्पर्म, उसमें भी कुछ चेंजेस आएंगे. तो वो सारी चीजें आज हम देखेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन से. क्या कहा था मैंने इसके पहले लेक्चर्स में? फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है? दिस प्रोसेस मीन्स व्हाट? यूनियन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस with female pronucleus. आपको याद होगा तब हमने क्या किया था, एक डायग्राम निकाली थी. देखिए जैसे कि ये है एग और इसके अंदर है एक न्यूक्लियस और उसके साथ ही यहाँ पे है स्पर्म और अगेन ये स्पर्म के पास एक न्यूक्लियस है. ओके, और फिर हमने क्या देखा था इसमें आगे वाली स्टेप में कि ये वाला जो एग है इसका न्यूक्लियस और जो स्पर्म से आया हुआ जो न्यूक्लियस है ये वाला भी क्या था, अंदर था. ओके, और फिर ये जो था ये था मेल प्रोन्यूक्लियस और ये वाला था फीमेल प्रोन्यूक्लियस. बट अब इन दोनों का फ्यूजन हो जाएगा और फ्यूजन होने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ पे एक जाइगोट मिलेगा. बट फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के दौरान अगेन बहुत सारी चीजें होती है, अगेन डिफरेंट चेंजेस होते हैं. तो वो चेंजेस आपको किस में होते हुए दिखेंगे? एक तो वो आपको एग में दिखेंगे होते हुए और दूसरा आपको दिखेंगे वो स्पर्म में होते हुए दिखेंगे. तो अब क्या क्या होता है वो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शंस में देखेंगे. सबसे पहले अब सेकेंडरी oocyte. स्पर्म का स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, सेकेंडरी oocyte का हमने स्ट्रक्चर नहीं देखा था. सेकेंडरी oocyte मतलब ही क्या है कि वहां पे है एग और एग के साथ अगेन यहाँ पे है एक न्यूक्लियस, यहाँ पे है अंदर वाली जो लेयर है वो है वाइटेलाइन मेम्ब्रेन. ओके, उसके ऊपर वाली है पेरीवाइटेलाइन मेम्ब्रेन. ओके, उसके बाद ये वाली जो पेरीवाइटेलाइन मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कौन से सेल्स आएंगे? अभी उसके ऊपर अगेन एक सेल्स की लेयर है यहाँ पे. ओके, ये सारे जो सेल्स हैं वो आएंगे जोना पेलुसिडा और ये जो लेयर है जोना पेलुसिडा की वो हमें
फाइनल तक देखनी है, जब तक इम्प्लांटेशन ना हो जाए, जब तक इम्प्लांट ना हो जाए ओवम या फिर एम्ब्रियो, जब तक यूटेरस में या फिर एंडोमेट्रियम में एम्बेडेड ना हो जाए या फिर इम्प्लांट ना हो जाए, तब तक ये वाली जो लेयर है ज़ोना पेल्यूसिडा, ज़ोना पेल्यूसिडा, ये वाली जो लेयर है ये वाली हमेशा रहेगी लास्ट तक। ओके, और उस ऊपर अगेन कुछ सेल्स है, उसे क्या कहेंगे हम, करोना रेडिएटा। ये वाले जो सेल्स है ये है करोना रेडिएटा। ओके, अगेन इसके अंदर जो मैं डॉट निकाल रही हूँ इसका मतलब क्या है, इसके अंदर न्यूक्लियस है, क्योंकि हमें पता है बिना न्यूक्लियस के कोई सेल नहीं कहलाया जाएगा, क्योंकि जब तक वहां पे न्यूक्लियस है तभी हम उसे सेल बोल सकते हैं। बस एक्सेप्शन है आरबीसीज, क्योंकि आरबीसीज में हमें न्यूक्लियस नहीं मिलता। तो ये वाला क्या है, क्या बात की हमने अभी, ये वाला है करोना रेडिएटा। ओके, देखिए सबसे पहले हमने क्या देखा, जो अंदर वाली लेयर है वाइटेलाइन मेम्ब्रेन, उसके बाद हमने देखा उसके बाहर वाली मेम्ब्रेन पेरीवाइटेलाइन मेम्ब्रेन, उसके ऊपर वाली जो मेम्ब्रेन थी वो थी ज़ोना पेल्यूसिडा की, और ज़ोना पेल्यूसिडा के ऊपर कौन सी मेम्ब्रेन है, कौन से सेल्स है, करोना रेडिएटा, और यहाँ पे अंदर है सारा साइटोप्लाज्म। ओके, और ये वाला जो मेन चीज है यहाँ पे, ये है यहाँ पे न्यूक्लियस। अब और एक चीज बाकी है यहाँ पे, अगर हम इसे सेकेंडरी oocyte कह रहे हैं तो सेकेंडरी oocyte के साथ ही क्या होगा, अगेन एक पोलर बॉडी भी है यहाँ पे, तो वो है इस जगह पे, कहाँ पे है वो पोलर बॉडी, देखिए अब ये वाली जो पोलर बॉडी आपको दिखेगी ये है इस जगह पे, ये है पोलर बॉडी। ओके, तो ये रहा सेकेंडरी oocyte का स्ट्रक्चर, और आगे जाके यही सेकेंडरी oocyte जो है उससे हमें क्या मिलने वाला है, ओवम मिलने वाला है। तो इससे ही अगर ओवम मिलेगा, यहाँ पे आपको ध्यान में क्या रखना है, बस कि ये जो लेयर है, ये जो लेयर्स है सेल की एक के बाद एक, वो किसके ऊपर कौन सी लेयर है वो हमेशा याद रखो। क्यों, क्योंकि आगे जाके हर एक स्टेप पे ये वाली जो लेयर्स है उसमें चेंजेस आएंगे। ओके, ये वाली जो लेयर है, और मेन यहाँ पे ज़ोना पेल्यूसिडा जो लेयर है वो हमेशा लास्ट तक, जब तक वो जो एम्ब्रियो है वो इम्प्लांट ना हो जाए, किसमें, एंडोमेट्रियम में, यूटेरस के एंडोमेट्रियम के लेयर में, जब तक ये वाला एम्ब्रियो इम्प्लांट ना हो जाए तब तक आपको ज़ोना पेल्यूसिडा की लेयर दिखेगी, क्योंकि ज़ोना पेल्यूसिडा की जो लेयर है उसका फंक्शन जब ये जो एग है ये फर्टिलाइज हो जाएगा, उस वक्त ज़ोना पेल्यूसिडा जो लेयर है उसका फंक्शन क्या होता है कि वो उस एम्ब्रियो को गलत जगह पे इम्प्लांट नहीं होने देगी। ओके, और यहाँ पे जाके जब उसे लगे कि अब आई एम एट अ राइट प्लेस, उस जगह पे आके वो क्या करेगी, दैट सेल्स विल स्टिक टू द एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस and now they will get buried inside the endometrium, और एंडोमेट्रियम के अंदर वो धस जाएंगे और फिर वहां पे प्रॉपर इम्प्लांटेशन होगा। बट अब तक तो हम वहां तक नहीं गए हैं, बस आपको यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि ज़ोना पेल्यूसिडा की जो लेयर है वो कहाँ पे उसका लोकेशन है। आगे आपको ये समझ में ये सारी बात। अब आगे देखते हैं। अब फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में आपने देखा ही था क्या क्या था। देखिए अब यहाँ पे तो ये सारा लिखा हुआ है, बट मैं अगेन आपको बोलती हूँ कि यहाँ पे ये वाला क्या दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला है एग। अब एग जो है और ये वाले जो है छोटे छोटे
स्पर्म्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ओके। और यहाँ पे जो जैसे हमने अब भी यहाँ पे एक सेकेंडरी oocyte की डायग्राम निकाली है, वही सेकेंडरी oocyte यहाँ पे आपको दिखेगा। और यहाँ पे ये सारा सेकेंडरी oocyte है और यहाँ पे आपको पोलर बॉडी भी दिखेगी, उसके साथ सेकंड में आके यहाँ पे आपको स्पर्म्स भी दिखेंगे। और यहाँ पे आके अगेन आपको क्या दिखेगा, आगे जाके यहाँ पे स्पर्म और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया है और फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस, ओके। जैसे कि मैंने फर्स्ट वाले फर्टिलाइजेशन आपको बोला तब ये सारी चीजें मैंने कही थी। और बाद में यहाँ पे अगेन क्या हुआ है, अगेन ये बात है कि जो स्पर्म है, ओके, यहाँ पे जाते हैं हम लोग अगेन, देखिए अब यहाँ पे स्पर्म से यहाँ पे न्यूक्लियस तो अंदर आ ही जाएगा एग की सेल में, जिसे हम मेल प्रोन्यूक्लियस कहेंगे। बट उस न्यूक्लियस के साथ ही स्पर्म का जो सेंट्रियोल है, स्पर्म में जो सेंट्रियोल होता है न्यूक्लियस के नीचे ही होता है, तो वो सेंट्रियोल भी एग के अंदर जाएगा। और यही सेंट्रियोल एग के किस बात के लिए एग को हेल्प करेगा, ये जो न्यूक्लियस है उसके लिए ये वाला जो सेंट्रियोल है उसके अंदर जो भी प्रोसेसेस हो जाएंगे, जेनेटिक मटेरियल जो है न्यूक्लियस के अंदर, जेनेटिक मटेरियल क्या है न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए है सारे या फिर क्रोमोसोम्स है उसके अंदर। बट व्हेन दैट क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, व्हाट दे विल रिक्वायर, दे विल रिक्वायर सेंट्रियोल टू पुल अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, दैट सेंट्रियोल्स आर डूइंग दैट ड्यूटी, ओके। दैट्स व्हाई ये वाले जो सेंट्रियोल है वो सेंट्रियोल भी कहां से जाएगा, वो जाएगा स्पर्म में से, स्पर्म से वो सेंट्रियोल कहां पे जाने वाला है, एग में, ओके। अब आगे उसके बाद आगे आपने यहाँ पे देखा है कि ये सारी चीजें हो जाने के बाद क्या हो गया, यहाँ पे फ्यूजन हो गया मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस का और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो चुका है। बट अगेन यहाँ पे भी ये सारी चीजें सुपरफिशियली बताई गई है। यहाँ पे कुछ बोला है कि हाँ एग के मेम्ब्रेन में क्या चेंजेस हुए या फिर स्पर्म के मेम्ब्रेन में क्या चेंजेस हुए, बस इतना कहा गया कि हाँ एग प्रेजेंट है और उसके बाद आके जाके स्पर्म आ गया और उसने क्या किया, उसे फर्टिलाइज कर दिया। बट एक्चुअल यहाँ पे माइन्यूट प्रोसेसेस है कि एग के मेम्ब्रेन में क्या चेंज होगा, उसके बाद फर्टिलाइजेशन कोन कैसे फॉर्म होगा, फिर जो स्पर्म है वहां पे क्या चेंजेस होंगे, तो वो अब हम देखेंगे एक के बाद एक, ओके। अब सबसे पहला वाला प्रोसेस है वो क्या होगा, कैपेसिटेशन। बट कैपेसिटेशन के पहले भी एक प्रोसेस होने वाला है जिसे हम अब स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए अब सबसे पहले हम क्या बोलेंगे इसे, इस प्रोसेस को मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन, मैकेनिज्म ओके हम इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। हमने सुपरफिशियली तो देख लिया कि फर्टिलाइजेशन हो कैसे रहा है, बट अब हम देखेंगे कि एक्चुअल इस फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले क्या होगा। अब फर्टिलाइजेशन होने वाला है तो उसके लिए रिक्वायर्ड क्या है, सबसे पहले एग और स्पर्म। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं स्पर्म से, ओके। फर्स्ट स्टेप पे ओके अब sperms are released, okay, sperms are released with what substance, we have studied that is semen, okay, this substance is semen. The sperms are released from the semen and after that they are released and that process is known as
ejaculation. What is that process known as? Ejaculation. Okay, they are releasing the sperms at the process known as ejaculation. Now, sperms are released. After that, what is going to happen? Released sperms. Okay, now if again here what you have to keep in mind, यहाँ पे क्या होने वाला है, समझो 100% sperms are released. Okay, या फिर हम कहेंगे यहाँ पे एक वक्त पे millions of sperms are released, बट हम इसे अभी परसेंटेज के हिसाब से देखेंगे. 100% sperms are released. आगे जाके आफ्टर रिलीज ऑफ स्पर्म आगे जाके होने क्या वाला है, अब दिस स्पर्म्स विल टेक एंट्री इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट. ओके, सीमेन के अंदर स्पर्म्स थे, इजैक्यूलेशन के प्रोसेस से स्पर्म रिलीज हो गए, 100% ऑफ स्पर्म्स रिलीज हो गए. उसके बाद अब स्पर्म जो है वो कहाँ पे एंट्री लेने वाले हैं? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में. कहाँ पे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर. ओके, अब होने क्या वाला है आगे? अगर एंट्री तो ले ली और यहाँ पे एंट्री लेने के बाद यहाँ पे जो स्पर्म्स है वो एक्टिव रहेंगे अप टू हियर. स्पर्म्स विल रिमेन एक्टिव फॉर हाउ मच पीरियड? Sperms will remain active for 1 hour. Okay. Here they will remain active for 1 hour. Keep it in mind. Now after that, again what will happen? Here, after taking entry inside the female reproductive tract, the sperms are remaining active for the 1 hour period, and after that what happens? Now they are starting. Now they will undergo capacitation. Okay, what now they are doing? They are undergoing the process of capacitation. Here the process of capacitation is now going on inside the female reproductive tract. Got it? Again I will tell you one time. Sperms, they are released from the semen. Again, at what process, what we are calling that process as, हम उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इजैक्यूलेशन. और इजैक्यूलेशन के बाद वो स्पर्म्स रिलीज हो जाएंगे, वो 100% रिलीज हो जाएंगे. फिर उसके बाद आगे हमें क्या देखना है? रिलीज होने के बाद वो जो स्पर्म्स है वो एंट्री कहाँ लेंगे? फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में. और आगे जाके वहां पे वो एक्टिव रहेंगे. मैं ये बात नहीं बोल रही हूँ कि वो बहुत फास्टली मोटाइल रहेंगे, बट वो एक्टिव रहेंगे, वो जिंदा रहेंगे. कब तक? 1 hour तक. ओके, और अगेन जो पीएच है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, उसके ऊपर भी ये स्पर्म की वायबिलिटी जो है वो डिपेंड है. अब क्या हुआ है यहाँ पे? वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में उसकी एंट्री तो हो गई है स्पर्म की. फिर आगे जाके
अब स्पर्म को क्या करना है, उसे मोटाइल भी बनना है, मतलब उसे एग तक पहुंचना भी है, और साथ में उसे क्या करना है, उस स्पर्म को, एग को फर्टाइल भी करना है, फर्टिलाइज भी करना है। तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए यहाँ पे क्या होगा, जो स्पर्म है उसकी जो हमने एक्रोसोम की कैप देखी थी, ओके, तो वो जो एक्रोसोम की कैप है उसे अब निकालना है, और उसके भी पहले स्पर्म का जो ऊपर वाली लेयर होती है, जो कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है, उसे भी अब क्या करना है, उसे रप्चर करना है। तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कैपेसिटेशन। उस प्रोसेस को कैपेसिटेशन में हम क्या करने वाले हैं कि स्पर्म की जो ऊपर वाली लेयर है, जैसे कि ये स्पर्म है समझो, और उसके ऊपर ये एक कैप है, तो यहाँ पे अब ये जो ऊपर वाली लेयर है उस लेयर को क्या करना है, यहाँ पे उसे अब ये कोलेस्ट्रॉल से बनी है, उसे रप्चर करना है, उसे तोड़ देना है। तो उसका काम या फिर उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कैपेसिटेशन। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप, कैपेसिटेशन। और अब कैपेसिटेशन का एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कब, जब ये सारी चीजें when sperm goes through all the steps, after that कैपेसिटेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ओके, अब देखते हैं हम आगे अगेन। देखिए अब यहाँ पे कैपेसिटेशन देखेंगे वापस। कैपेसिटेशन में एक्चुअल क्या होने वाला है, जैसे हमने यहाँ पे देखा कि नाउ द स्पर्म विल अंडरगो कैपेसिटेशन। आगे यहाँ पे अब जैसे कि मैंने बोला, ठीक है, हम लिख भी लेते हैं यहाँ पे, व्हाट स्पर्म कंटेन्स, स्पर्म कंटेन्स दी, स्पर्म कंटेन्स दी लेयर ऑफ कोलेस्ट्रॉल। स्पर्म के ऊपर जो लेयर है वो कौन सी है, कोलेस्ट्रॉल की है। लेयर ऑफ कोलेस्टेरॉल। अब इसे ध्यान में रखिए, कौन सी लेयर है ये, कोलेस्टेरॉल की है। कौन सी लेयर है, कोलेस्टेरॉल की है। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल की लेयर है, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ओके, कौन सी लेयर्स देखी हमने, एक देखी कोलेस्ट्रॉल की और दूसरी देखी ग्लाइकोप्रोटीन की। ये स्पर्म जो है उसके ऊपर दो लेयर्स है, एक है कोलेस्ट्रॉल की और एक है ग्लाइकोप्रोटीन की। कोलेस्ट्रॉल की जो लेयर है वो कैसी है, थिन लेयर है, वो कैसी है, थिन है कोलेस्ट्रॉल की लेयर, ओके, यहाँ पे। और फिर आगे जाके अब क्या हो जाएगा, अब ये वाली जो कोलेस्ट्रॉल की लेयर है या फिर ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है, उसे क्या करना है, अभी रप्चर करना है, उसे तोड़ देना है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे अगेन बहुत सारे प्रोसेसेस काम करेंगे। अब वो देखते हैं हम अगेन। इसके लिए क्या है, फोर फैक्टर्स आर working to rupture the above layers. Both these layers are cholesterol, and I'm talking about cholesterol or glycoprotein. Rupture the above layers. Okay. अब वो कौन से फोर फैक्टर्स हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इंटरनल टेम्परेचर है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, जो इंटरनल टेम्परेचर है वो सबसे पहले हम बात करेंगे, टेम्परेचर हायर देन हाउ, मैंने जब बात कही थी कि पीएच के हिसाब से भी स्पर्म की मोटिलिटी डिपेंड होती है। कौन सा पीएच,
जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर वाला पीएच। इसीलिए अब यहाँ पे हम अगेन पीएच के साथ साथ कौन सी बात करेंगे, टेम्परेचर की। तो यहाँ पे अब क्या होने वाला है, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, टेम्परेचर हायर देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ये जो पीएच है या नॉट पीएच, टेम्परेचर है, ये हायर होना चाहिए। दूसरा जो है, दूसरी बात हम करेंगे यहाँ पे क्या काम करेगा, Mg+, ओके। मैग्नीशियम के जो आयंस है कुछ वो भी काम करेंगे, क्योंकि क्या करना है अभी, उस लेयर को क्या करना है, रप्चर करना है, इसलिए अगेन Mg2+ भी यहाँ पे आएगा। उसके बाद आएगा पीएच लेवल का हमने देखा, उसके बाद हमने क्या देखा कि टेम्परेचर कैसे होगा, उसके बाद लेयर को अगर रप्चर करना है तो हमने देखा कि यहाँ पे अगेन Mg2+, Mg+ भी बोल सकते हैं या 2+ भी बोल सकते हैं, वो भी आएंगे, मैग्नीशियम आयंस आएंगे। उसके बाद आएगा Ca++, ओके। और फोर्थ वाला हमने क्या बोला था, एसिडिक पीएच, एसिडिक पीएच। तो ये वाले जो 4 फैक्टर्स है, कौन से, टेम्परेचर हायर देन एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, Mg+, Ca+ और एसिडिक पीएच, ये सारी जो चीजें हैं, ये सारी चीजें कैसी होंगी, ये सारी चीजें हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये जो 4 फैक्टर्स ये प्रेजेंट कहाँ पे है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट है। और वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट है और वो किसके ऊपर एक्ट करेंगे, अभी ये जो स्पर्म है जिसने एंट्री ली है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उसके ऊपर ये जो 4 फैक्टर्स है, ये 4 फैक्टर्स एक्ट करेंगे। और ये 4 फैक्टर्स एक्ट क्यों करेंगे, क्योंकि उन्हें क्या करना है, नाउ दे हैव टू रप्चर दिस कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोप्रोटीन लेयर। स्पर्म के ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल और ग्लाइकोप्रोटीन की लेयर है उसे रप्चर करना है अभी। और उसके रप्चर करने के लिए ये 4 जो फैक्टर्स है जो प्रेजेंट कहाँ पे है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट है, और वही अब उस लेयर को क्या करेंगे, रप्चर करेंगे। और ये सारी चीजें है, इस प्रोसेस को ही हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटेशन, ओके। अब यहाँ पे आगे हम क्या करेंगे, इस वजह से आगे जाके क्या हो जाएगा, अगेन हम अलग, ओके हो गया, यहां तक आगे आगे देखते हैं। इसके नीचे, इसके बाद क्या हो जाएगा, नाउ इसके आगे क्या होगा, अब द कोलेस्ट्रॉल layer gets dissolve, ओके। अब ये जो कोलेस्ट्रॉल की लेयर थी जो स्पर्म के ऊपर थी वो क्या हो गई, डिसॉल्व हो गई। किस वजह से, जब हमने अभी क्या कहा कि वो 4 फैक्टर्स के बारे में बात की, जो 4 फैक्टर्स के बारे में हमने बात की, वो जो 4 फैक्टर्स है वो सब ने मिलके क्या किया, वो जो कोलेस्ट्रॉल की लेयर थी उसे डिसॉल्व कर दिया। अब डिसॉल्व करने के बाद क्या हो गया, जो कोलेस्ट्रॉल की लेयर थी वो कैसे थी, थोड़ी सी मोटी वाली थी, अब उसको डिसॉल्व कर दिया तो स्पर्म की जो अंदर वाली लेयर है, जो थिन वाली है, जो पतली सी लेयर है, वो बाकी रह गई अभी, ओके। तो देखते हैं अगेन, अब कोलेस्ट्रॉल की लेयर गेट डिसॉल्व बिकॉज ऑफ 4 फैक्टर्स। उसके बाद नाउ sperm layer becomes sperm layer is thick। अब देखिए ये वाली जो कैसे हो गई है, थिक हो गई है। और अब क्या होने वाला है, कैपेसिटेशन का प्रोसेस होगा। नाउ the sperm
इज एक्टिव। अब देखिए यहाँ पे स्पर्म क्या है, एक्टिव है। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं अभी स्पर्म को, नाउ द स्पर्म इज एक्टिंग आफ्टर रिलीजिंग द लेयर ऑफ कोलेस्ट्रॉल, द स्पर्म इज एक्टिव। ओके, कोलेस्ट्रॉल मतलब ही वो ग्लाइकोप्रोटीन की जो लेयर थी उसको क्या कर दिया, अब रिलीज कर दिया है विद द हेल्प ऑफ 4 फैक्टर्स। मैं बार बार वही चीजों को रिपीट कर रही हूँ ताकि वो अच्छे से आपको समझ में आ जाए। ये जो 4 फैक्टर्स थे, जो कौन से थे, हमने देखा एसिडिक पीएच देखा, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर था उससे इंटरनल एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर था उससे कंपेयर किया, उसके साथ हमने क्या देखा, मैग्नीशियम आयंस देखे और कैल्शियम आयंस देखे। ये सारे मिलके, इन सारों ने मिलके क्या किया कि जो स्पर्म की ऊपर वाली लेयर थी उसे डिसॉल्व कर दिया। वो लेयर कौन सी थी, कोलेस्ट्रॉल की। अब उसे डिसॉल्व करने के बाद हम स्पर्म को क्या बोल सकते हैं, नाउ द स्पर्म इज एक्टिव। अब जो स्पर्म है वो एक्टिव है। और दूसरे लैंग्वेज में हम क्या बोलते हैं, बोल सकते हैं अभी यहाँ पे, द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन had completed। हो गया, कैपेसिटेशन का प्रोसेस अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। गॉट इट। अब कैपेसिटेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। क्या क्या हुआ कैपेसिटेशन में, अगेन एक बार रिवाइज करते हैं। सबसे पहले क्या हुआ, स्पर्म्स जो है वो क्या हुए, रिलीज हुए विथ व्हाट, विथ सीमेन। और फिर उस प्रोसेस को हमने क्या कहा, इजैक्यूलेशन कहा। फिर उसके बाद आफ्टर इजैक्यूलेशन ऑफ स्पर्म वो कहाँ पे इजैक्यूलेट हुए, वो इजैक्यूलेट हुए या फिर वो कहाँ पे गए, दे आर मूविंग इनसाइड द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। और वहां पे जाने के बाद क्या हुआ, वहां पे जो 4 फैक्टर्स थे, कौन से थे 4 फैक्टर्स, एसिडिक पीएच, एनवायरमेंट टेम्परेचर, एज वेल एज 2 ions, that is magnesium and calcium, and all these 4 factors they are working on the sperm। how, वो स्पर्म के ऊपर वर्क करना शुरू हो गया उनका। कैसे कि स्पर्म की जो ऊपर वाली लेयर थी जो कोलेस्ट्रॉल से बनी थी या हम कह सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन से बनी थी, उसको क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया। और फिर अब जो है स्पर्म जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में है वो अब कैसा बन चुका है, एक्टिव हो चुका है। और उसी प्रोसेस को हम क्या बोल सकते हैं, कैपेसिटेशन। आगे ये बात समझ में, ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है सीईटी के लिए या नीट के लिए भी इसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं, एज वेल एज आपको फाइनल एग्जाम में भी ये जरूर आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कैपेसिटेशन का प्रोसेस। और इस प्रोसेस से स्पर्म इज गेटिंग एक्टिवेटेड। और उसके पहले जब स्पर्म एंटर होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उस वक्त वो जो स्पर्म है वो इनएक्टिव रहेगा। ओके, क्योंकि उसके ऊपर एक कवरिंग है। वो कवरिंग किसका है, कोलेस्ट्रॉल लेयर का कवरिंग है और थोड़ा सा वो मोटा है। ओके, और वो डिसॉल्व हो जाने के बाद वो पतला हो जाएगा। फिर आगे एक्रोसोम जो है, एक्रोसोम रिएक्शन हो जाएगी। तो अब हम बात करेंगे एक्रोसोम रिएक्शन के बारे में। बट एक्रोसोम के पहले क्या होता है, कैपेसिटेशन होता है। पहले स्पर्म का इजैक्यूलेशन होगा, फिर वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जाएगा, फिर कैपेसिटेशन होगा। और अब हम जाएंगे किसकी तरफ, कौन से प्रोसेस की तरफ, एक्रोसोम रिएक्शन की तरफ। ओके, अब देखते हैं अगेन एक्रोसोम रिएक्शन। अब एक्रोसोम रिएक्शन की तरफ जाने से पहले अगेन क्या होगा, अगेन बहुत सारे रिएक्शंस है जो काम करने वाले, यहाँ पे अगेन बहुत सारे चेंजेस होंगे। तो उसकी तरफ जाने से पहले हम बाकी के जो चेंजेस है वो क्या हो रहे हैं उसमें वो देखेंगे। ओके, अब देखते हैं। अब स्पर्म एक्टिव ही नहीं हुआ है, कैसा हुआ है, नाउ वेट अ मिनट। ओके, नाउ the sperm is extra active,
एक्टिव, बिकॉज इट इज गॉन थ्रू द प्रोसेस ऑफ कैपेसिटेशन, कैपेसिटेशन हो चुका है अभी, इसलिए जो स्पर्म है वो कैसा है, एक्स्ट्रा एक्टिव है अब वो। और इस चीज से क्या होगा, नाउ इट विल begin to move upward, ओके। कैसे, नाउ इट विल begin to move upward मीन्स, देखिए अगेन यहां पर मैं आपको दिखाती हूं, अब यहां पे ये जो स्पर्म है वो एक्स्ट्रा एक्टिव हो चुका है, यहाँ पे आएगा स्पर्म, यह है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, और यहाँ पे उसका कैपेसिटेशन हो चुका है, अब वो एक्टिव हो जाएगा और वो कहाँ पे जाएगा अभी, इट विल मूव अपवर्ड टुवर्ड्स uterus and then to oviducts, ओके। अब देखिए यहां पे, यहां से हम देखेंगे, दिस इज द vagina, okay, and from here the sperm has taken entry inside the female reproductive tract, and after that now sperm are going in the upward direction towards the uterus. This region is uterus, and after that it will go towards the ampullary region of oviduct, that is the oviduct region, and there the sperm will go towards the oviduct region, that is fallopian tube, or we can say ampulla of fallopian tube. fallopian tube का जो एम्प्यूला वाला रीजन है वहां तक अब स्पर्म जाएगा, ओके। अब उसके बाद क्या होगा, एंट्री तो ले ली उसने, कहां पे, ओविडक्ट में, अब आगे जाके देखिए क्या होगा, नाउ स्पर्म reaches to ampulla region, to ampulla region। देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या बोला है अगेन, एम्प्यूला कहाँ है, एम्प्यूला रीजन में जाएगा, कहाँ जाएगा, एम्प्यूला रीजन में जाएगा, एम्प्यूला रीजन ऑफ ओविडक्ट। ये सारे एक के पीछे एक जो स्पर्म ट्रैवल कर रहा है, ये सारे चीजें आपको याद रखनी है, ओके। आगे अब वो ओविडक्ट की तरफ चला गया और वो कौन से रीजन में अब आ चुका है, अब वो आ गया है वजाइना से लेकर ओविडक्ट की एम्पुलरी रीजन में, ओके। अब आगे जाके देखिए क्या होगा, अब ये आएगा, बट ये कैसे आया है यहाँ पे, ये भी एक बार बात कर लेते हैं कि आया कैसे है वो। अब वो यहां तक जो आया है वो कैसे आया है, बाय आएगा वो, बट कैसे आएगा, बाय द प्रोसेस ऑफ स्विमिंग, बाय स्विमिंग, एंड वो खुद तो स्विम करेगा ही, क्योंकि अब वो एक्स्ट्रा एक्टिव हो चुका है तो खुद तो स्विमिंग करेगा, बट दूसरा वो क्या करेगा, बाय स्विमिंग एंड व्हाट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस। देखिए अब इस स्पर्म को वजाइना से लेकर एम्पुलरी रीजन तक जाने के लिए हेल्प कौन करेगा, स्पर्म खुद तो मोटाइल है अभी,
वो एक्स्ट्रा एक्टिव तो है, इसलिए वो खुद तो स्विम करेगा और साथ में जो यूटेरस की वॉल है, ये यूटेरस की ये दोनों वॉल है, वो भी क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, और उस वजह से भी ये स्पर्म को क्या करेंगे, आगे पुश करेंगी। गॉट इट? ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं क्योंकि दे आर वेरी इंपॉर्टेंट बाय विच पॉइंट ऑफ व्यू, सीईटी एज वेल एज नीट। सीईटी में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं और नीट में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, अब आगे, यहां तक तो हमने देख लिया, अब वो फैलोपियन ट्यूब तक तो चला गया, फिर आगे जाके देखते हैं क्या हो जाएगा। और अब यहां पे जो स्पर्म्स है वो क्या हो जाएंगे, रिमेन्स वायबल फॉर 24 to 48 आवर्स। देखिए, सबसे पहले हमने बात की थी जब स्पर्म ने एंट्री ली थी रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, तब हमने क्या बोला था कि वो 1 आवर तक रहेंगे वहां पे, कैसे, वायबल, जिंदा रहेंगे 1 घंटे तक। बट तब हमने बात की थी कि वो 1 घंटे तक अगर जिंदा रहेंगे, बट बिफोर कैपेसिटेशन, तब उसमें कैपेसिटेशन नहीं हुआ था, और उसके पहले, कैपेसिटेशन के पहले अगर कैपेसिटेशन का प्रोसेस नहीं हुआ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, ये बाकी के जो 4 फैक्टर्स के बारे में हमने बात की थी, अगर वो 4 फैक्टर्स ने हेल्प नहीं किया स्पर्म को कैपेसिटेशन की प्रोसेस के लिए, तो वो स्पर्म कब तक जिंदा रहेगा, ओनली 1 आवर, 1 घंटे तक रहेगा वो बिना कैपेसिटेशन के। और कैपेसिटेशन एक बार हो जाए तो आगे जाके वो कहाँ जाएगा, इस एम्पिलरी रीजन में जाएगा और वहां पे अगेन वो वाइबल रहेगा। कब तक, 24 to 48 आवर्स तक, 24 घंटे से वो 48 आवर्स तक वो क्या रहेगा, जिंदा रहेगा, जब तक कि एक मैच्योर्ड ओवम वहां पे ना आ जाए, मैच्योर्ड एग ना आ जाए। ओके, अब देखिए, आपको ये सारी चीजें भी समझनी है, ये भी अगेन सीईटी या नेट में आएंगी। ये वाला जो पार्ट है, जो भी मैं आज सिखाने जा रही हूँ आज के लेक्चर में या फिर आगे के लेक्चर्स में, बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी बातें हैं जो कि नेट और सीईटी के हिसाब से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, अब यहाँ तक तो हमने देख लिया कि उसका वायबल टाइमिंग कितना है, वो भी हमने देख लिया। पहले हमने देखा था कि 1 घंटा और यहाँ पे हमने देखा है 24 आवर्स। अब आगे जाके स्पर्म में होने क्या वाला है हम वो देखेंगे। अगेन, अब क्या होगा, देखिए, अब हो जाएगा एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू एग। अब सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखी थी, एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। अब हम देखेंगे एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड द एग। दोनों में डिफरेंस है। पहले हमने देखा एंट्री ऑफ स्पर्म इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, अब हम देखेंगे एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड द एग, इनसाइड द ओवम, क्योंकि जो स्पर्म है वो ट्रेवल हो के कहां तक आ गया है, ओवम तक, नॉट ओवम, एम्पुलर रीजन तक आ गया है, ओविडक्ट के, और वहां पे आके अब इस साइड पे अगर ओवरी है, वो जो ओवरीज है वो फिमरी के पास क्या देंगी, एक मैच्योर्ड ओवम दे देंगी, और वो ओवम को लेके यहाँ से एग आ जाएगा। तो वो जो एग है उसको अब स्पर्म क्या करने वाला है, वहां पे उस एग में स्पर्म की एंट्री होगी। डिफरेंस समझ में आया ही होगा आपको, एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट एंड एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड द एग, दो अलग अलग चीजें हैं। नाउ अब देखते हैं आगे वाला, एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड द व्हाट, एग। यहाँ पे अब ये वाला जो प्रोसेस है कौन सा है, एंट्री ऑफ स्पर्म inside the egg, या फिर हम उसे बोल सकते हैं ओवम। गॉट इट? अब आगे वापस
देखते हैं कि ये प्रोसेस एक्चुअल स्टार्ट करे कैसे करे। अब आपको ये बात पता है कि हम आज तक सुनते आए हैं ओनली वन स्पर्म कैन फर्टिलाइज वन एग। ओके, एक ही स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज करेगा। अब अगर ये बात है मतलब क्या होगा, एंट्री ऑफ वन स्पर्म विल बी ओनली अलाउड इनसाइड द एग। एक ही स्पर्म की एंट्री एक एग के अंदर अलाउड है। ओके, नाउ ओनली वन स्पर्म can fertilized one egg। उसके बाद अब ये वाली कंडीशन तो हमें पता चल गई, अब आगे जाके क्या होने वाला है। अब यहां पे जाके क्या होगा, एक्रोसोम काम करेगा। नाउ The एक्रोसोम कुछ नहीं है, एक्रोसोम मतलब ही क्या है समझो, अब ये है स्पर्म, ओके, और उसके ऊपर एक कैप रीजन था, हम इसे क्या बोल रहे थे, एक्रोसोम। ओके, ये वाला है स्पर्म और ये वाला है एक्रोसोम कैप। ओके, अब ये वाला जो कैप हमने देखा है ये किसका है, एक्रोसोम कैप। अब यहाँ पे एक्रोसोम रिएक्शन को शुरुआत होगी। अब देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। नाउ द एक्रोसोम ऑफ स्पर्म, ओके, एक्रोसोम ऑफ स्पर्म हैव, एक एंजाइम होता है स्पर्म के एक्रोसोम के पास, या फिर यहाँ पे अंदर एक एंजाइम होगा, उस एंजाइम का नाम है हाइल्यू, उस एंजाइम का नाम क्या है, हाइल्यूरोनिडेज। और ये वाला जो एंजाइम है यही रिस्पॉन्सिबल है एक्रोसोम रिएक्शन के लिए। इस एंजाइम को आप हमेशा ध्यान में रखिए। ओके, अब आगे जाके देखते हैं, अगर ये वाला एंजाइम है ये काम करेगा। नाउ एक्रोसोम ऑफ द स्पर्म हैव हाइल्यूरोनिडेज एंजाइम which helps the sperm for what? It helps the sperm for what? क्या होगा अब यहाँ पे, उस स्पर्म को अगर एक लेयर पेनिट्रेट करनी है एग की, इसके लिए हेल्प करेगा ये वाला एंजाइम which helps the sperm for penetrating the egg layer। ओके, ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे पेनिट्रेशन का प्रोसेस होगा, बट वो पेनिट्रेट किसको करेगा, एग की लेयर को। ये वाला जो स्पर्म है, ये जो एक्रोसोम है वहां पे, वो क्या करेगा, उसके अंदर ये वाला एंजाइम है हाइल्यूरोनिडेज, और वो वाला एंजाइम क्या करेगा, यहाँ पे जो एग की लेयर है उस लेयर को पेनिट्रेट करके अंदर जाएगा। ओके, समझ में आ गया। और वो वहां पे एग लेयर के वहां पे कौन से सेल्स है, क्यूम्यूलस सेल्स है, और एग की लेयर जिसे ये पेनिट्रेट करेगा वहां पे कौन से सेल्स है, क्यूम्यूलस सेल्स है। ये भी आपको याद रखना है, कौन से सेल्स है, क्यूम्यूलस सेल्स है। ओके, अब अगेन हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आगे जाके
हमें क्या देखना है एक्चुअल, अभी ये सारी चीजें हम किस बात के लिए देख रहे हैं कि एक्चुअल प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हो कैसे रहा है। हमने एक बात में तो कह दिया कि फीमेल प्रोन्यूक्लियस और मेल प्रोन्यूक्लियस है, उनका फ्यूजन हो जाएगा, जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। बट अभी आपको पता चला होगा कि जाइगोट फॉर्मेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस के लिए ये सारी चीजें होनी चाहिए, उसके बिना फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता। ओके, अब देखते हैं अब आगे जाके क्या होगा। नाउ the sperm touches to whom, जो मैंने बोला था, देखिए पहले वापस आग पीछे जाते हैं। ये मैंने बोला था जोना पेल्यूसिडा, ये वाली थी, ये कहाँ पे थी, एग के पास या फिर एग की आउटर मेम्ब्रेन थी, और इसे क्या बोल रहे थे हम लोग, जोना पेल्यूसिडा। अब आगे जाके जब क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होने वाला है, उस वक्त क्या होगा, अब नाउ द स्पर्म टचेस द लेयर, टचेस द लेयर, इसे ध्यान में रखिए, द लेयर ऑफ जोना पेल्यूसिडा। किसे वो टच करेगा, कौन से लेयर को, जोना पेल्यूसिडा, ऑफ जोना पेल्यूसिडा। Oh, wait a minute. जोना पेल्यूसिडा, अब इसे आपको याद रखना है, कौन सी लेयर है ये, जोना पेल्यूसिडा की। अब यहाँ पे उसने क्या कर दिया, अभी स्पर्म जो है उसने टच कर दिया जोना पेल्यूसिडा की लेयर को। अब फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्मेशन होने वाला है। अब अगेन आप क्या बोलोगे कि फर्टिलाइजेशन कोन होता क्या है, बट उसके पहले जो जोना पेल्यूसिडा है, ये वाली जो मेम्ब्रेन है वो किससे बनी है। अब ये वाली जो जोना पेल्यूसिडा है ना, वो किसके बारे में बात कर रही हूँ मैं, जोना पेल्यूसिडा किसकी मेम्ब्रेन है, ये वाला समझो एग है, और एग के ऊपर क्या है, एक लेयर है जिसे हम बोलेंगे जोना पेल्यूसिडा। यहाँ पे एग के आउटर सरफेस पे एक मेम्ब्रेन है, और वो मेम्ब्रेन कौन से सेल से बनी है, वो सेल्स है जोना पेल्यूसिडा। और अब आके ये जो स्पर्म है ये पेनिट्रेट करेगा जोना पेल्यूसिडा की मेम्ब्रेन को। गॉट इट। इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है बहुत सारे बच्चों को, तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे लेयर एक्चुअल किसकी है। नाउ द स्पर्म टचेस द लेयर ऑफ जोना पेल्यूसिडा, बट वो जो जोना पेल्यूसिडा है वो स्पर्म की लेयर नहीं है, वो जो लेयर है वो किसकी है, वो लेयर है इस एग की, क्योंकि यहाँ पे अभी एग को, स्पर्म को क्या करना है, एग को फर्टिलाइज करना है, इसलिए उसे आके फर्टिलाइज अगर करना है तो उसे सबसे पहले किसे टच करना पड़ेगा, जोना पेल्यूसिडा की लेयर को, जो किसकी लेयर है, जो एग के बाहर एक लेयर है, और उसे जाके वो टच करेगा। ओके, क्योंकि अब उसे क्या करना है, फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्मेशन करना है। अब देखते हैं आगे, और ये वाली जो जोना पेल्यूसिडा की लेयर है वो अगेन किससे बनी है, ग्लाइकोप्रोटीन से। ये जो जोना पेल्यूसिडा की लेयर है वो किससे बनी है, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी है, ये भी आप लोग ध्यान रखो, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी है। ये वाली जो लेयर वो किससे बनी है, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी है। आगे ये बात आपको समझ में, यहाँ तक आ गए हम लोग। स्पर्म टचेस द लेयर ऑफ जोना पेल्यूसिडा, जो किसकी लेयर है, एग की लेयर है। अब अगेन आगे देखते हैं आगे जाके होगा क्या। अब तक हमने बात की स्पर्म के बारे में, फिर अभी हमने स्टार्ट किया एग के बारे में बात करना। अब एग की जो मेम्ब्रेन हमने देखी आउटर वाली जोना पेल्यूसिडा की, उसके अंदर अब वो मेम्ब्रेन किससे बनी होगी। अब तक हमने क्या देखा कि जो स्पर्म था उसके ऊपर हमने देखा कोलेस्ट्रॉल के लेयर थी, मतलब वो ग्लाइकोप्रोटीन से बनी थी, फिर उसको थिन कर दिया, वो बहुत मोटी थी, फिर उसको क्या कर दिया, डिसॉल्व कर दिया, वो डिसॉल्व करने के बाद अगेन बहुत पतली सी हो गई। फिर उसके बाद अब क्या होने वाला है कि उसका जो एक्रोसोम है अगेन वो काम करेगा। एक्रोसोम के अंदर कौन सा एंजाइम था, हमने देखा हाइलुरोनेट
वो जो एंजाइम था हाइलोरुनिडेज, जो एंजाइम हमने देखा वो था। और उसके बाद आगे हमने क्या देखा कि वो एंजाइम के वजह से आगे अगेन एक्शंस हुए। फिर आगे जाके क्या देखा हमने, स्टार्ट किया एग के बारे में। अब एग जो था उसका सराउंडिंग, उसको जो सराउंडिंग करने वाले सेल्स है वो कौन से सेल्स है, वो है ज़ोना पेल्यूसिडा। और वो किससे बने हैं, ग्लाइकोप्रोटीन लेयर है और ग्लाइकोप्रोटीन से बने हुए हैं। अब देखते हैं हम ये जो ज़ोना पेल्यूसिडा है, अब उसके अंदर क्या है, वो किससे बनी हुई है, ग्लाइकोप्रोटीन से तो है, बट आगे उसके पास और क्या है कि जिसके वजह से वो हेल्प करेगी स्पर्म की एंट्री के लिए। ओके, अब देखिए उसके पास क्या है, ज़ोना पेल्यूसिडा has, what Zona pellucida has, Zona pellucida has fertilizing receptor, has fertilizing receptor प्रोटीन्स। वो कौन से प्रोटीन्स है फर्टिलाइजिंग रिसेप्टर प्रोटीन्स, वो है ज़ोना पेल्यूसिडा 3 और दूसरे आएंगे, देखिए अब यहाँ पे कौन से है वो दो, ज़ोना वेट ज़ोना वेट अगेन ज़ोना पेल्यूसिडा 3 और दूसरा आएगा ज़ोना पेल्यूसिडा 2, ZP2 एंड ZP3। अब ZP मतलब ज़ोना पेल्यूसिडा 3 और ज़ोना पेल्यूसिडा 2, ये दो कौन से है, ये दो है प्रोटीन्स जो एज अ रिसेप्टर काम करेंगे। अब रिसेप्टर क्या होते हैं पता है आपको, रिसेप्टर मतलब क्या है समझो, अब हमारे घर में अगर हमारे फ्रेंड्स आने वाले हैं, ओके, और उन्हें पहचानते तो हम लोग ही है, हमारे मम्मी पापा तो नहीं पहचानते। अगर फर्स्ट टाइम कोई नया फ्रेंड है हमारा, वो हमारे घर पे आ रहा है, तो उसे पहचानने वाले हमारे मम्मी पापा नहीं है या फिर भाई बहन नहीं है, बट हम उनको जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, वी विल गो टू रिसीव देम, उनको लेने के लिए हम जाएंगे ना, तो हम एज अ प्रोटीन एक्ट करेंगे, वो जो हमारे फ्रेंड्स है उनको लेने के लिए जाएंगे, तो हम एज अ प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन, रिसेप्टर प्रोटीन एक्ट करेंगे। ओके, समझ में आ गया अब रिसेप्टर मतलब क्या। तो अब ये जो रिसेप्टर है वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, वो प्रेजेंट होंगे कहाँ पे, ज़ोना पेल्यूसिडा की लेयर के ऊपर। मतलब देखिए अब यहाँ पे मैं वापस आपको दिखाती हूँ, अब ये जो लेयर है और उसके ऊपर ज़ोना पेल्यूसिडा, ये वाले जो सारे सेल्स है एग के ऊपर, ओके, ये वाली थी ज़ोना पेल्यूसिडा। अब इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, कुछ प्रोटीन्स है और ये प्रोटीन्स क्या करेंगे, एज अ रिसेप्टर काम करेंगे, और यहाँ पे ये रिसेप्टर बन के काम करेंगे और ये डायरेक्ट क्या करेंगे, स्पर्म के पास या फिर स्पर्म के पास क्या है, जो भी प्रोटीन है उनको वो रिसेप्ट करेंगे, उनको रिसीव करेंगे और स्पर्म आके यहाँ पे बैठेगा। ये वाले जो है ये है रिसेप्टर्स, ओके, बट ये रिसेप्टर्स प्रेजेंट कहाँ है, एग की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है, ना कि स्पर्म की मेम्ब्रेन पर, और इनको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजिंग। अब यहाँ पे क्या होने वाला है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट है फर्टिलाइजिंग के फॉर्म में एग के ऊपर, और स्पर्म के ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, फिर स्पर्म के ऊपर है फर्टिलाइजिंग का अपोजिट, एंटी फर्टिलाइजिंग। ओके, स्पर्म के ऊपर क्या होगा, यहाँ पे रिसेप्टर जो प्रेजेंट है वो है फर्टिलाइजिंग, कौन से है, फर्टिलाइजिंग, और जो इस स्पर्म के ऊपर है
एंटी फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन। अब अगेन ये जो फर्टिलाइजिन है, फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन वो काम कैसे करेंगे? लॉक एंड की मैकेनिज्म, मतलब फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन एक दूसरे को पहचानेंगे, वो आइडेंटिफाई करेंगे एक दूसरे को। बट कैसे? जो स्पर्म का एंटी फर्टिलाइजिन है वही इस एग के फर्टिलाइजिन को आइडेंटिफाई करेगा। ओके, अगर यहाँ पे किसी अलग स्पीशीज का स्पर्म आ गया, अलग स्पीशीज के स्पर्म ने अगर एंट्री ले ली, तो वो क्या करेगा? इसे डिटेक्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक रिसेप्टर है। वो क्या करेगा? वो उस एंटी फर्टिलाइजिन जो अलग स्पीशीज के स्पर्म का है, जो अलग प्रोटीन से बना है, तो वो उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। वो जो एंटी फर्टिलाइजिन है वो इस फर्टिलाइजिन के लिए एज ए एंटी फर्टिलाइजिन काम ही नहीं करेगा। ओके, और ये इसीलिए क्या दिखाएगा? लॉक एंड की मैकेनिज्म, क्योंकि हमें पता है एक स्पेसिफिक ताला होता है और स्पेसिफिक ताले की एक स्पेसिफिक ही चाबी होती है। कोई दूसरी की अगर हम लाएंगे और उसे खोलने की कोशिश करेंगे तो क्या वो खुलेगा? नहीं खुलेगा, क्योंकि वो बस उसकी स्पेसिफिक की है। उसी तरह फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन जो रिएक्शन है वो कैसी है? स्पेसिफिक रिएक्शन है। और उसके वजह से वो क्यों है यहाँ पे? ताकि ये जो एक स्पेसिफिक स्पीशीज का स्पर्म है वो स्पेसिफिक उसके अपने स्पीशीज के जो एग है उससे ही वो क्या करेगा? डिटेक्ट करेगा। अलग स्पीशीज वाला अगर स्पर्म या एग आ जाए तो वो उसे क्या करेगा? डिटेक्ट नहीं करेगा। इसलिए यहाँ पे फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन होता हुआ दिखेगा। गॉट इट? यही रोल है फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन का इस एग और स्पर्म में एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। देखिए, अब तक आपको दिख रहा था बस फर्टिलाइजेशन हुआ, बट यहाँ पे देखिए बहुत सारी प्रोसेसेस अंदर चल रही है, और उसके बाद ये कौन सा प्रोसेस हो रहा है? फर्टिलाइजेशन का। अब आगे जाके देखते हैं क्या होने वाला है यहाँ पे एक्चुअली। यहाँ पे तो हमने देखा कि फर्टिलाइजिन, एंटी फर्टिलाइजिन या फिर ये सारी चीज़ें देखी। अब यहाँ पे देख लेते हैं, वापस लिख भी लेते हैं क्या होगा यहाँ पे। नाउ दी fertilizing from zona pellucida. Okay, now fertilizing from zona pellucida of egg membrane binds with anti-fertilizing of sperm membrane गॉट इट? ये वाली रिएक्शन हुई फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन। अब उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर बस डिटेक्शन हुआ कि ये वाला आया हुआ जो स्पर्म है क्या वो अपने ही स्पीशीज का है, और डिटेक्शन के बाद पता चला कि हाँ ये अपने ही स्पीशीज का एग है या फिर अपने ही स्पीशीज का स्पर्म है, और बाद में उस एग की मेम्ब्रेन ने वो स्पर्म की मेम्ब्रेन को क्या किया? रिसीव किया, या फिर उसके ऊपर जो रिसेप्टर्स थे एग की मेम्ब्रेन के ऊपर, वो रिसेप्टर किसके लिए थे? स्पर्म के लिए थे, और वो रिसेप्टर्स ने वो स्पर्म की जो ऊपर वाली लेयर थी उसे रिसेप्ट कर लिया है। अब आगे देखते हैं क्या होगा, और इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपैटिबिलिटी रिएक्शन। क्या बोलेंगे इसे हम?
देखिए इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, एंटी फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन इज compatibility रिएक्शन। मतलब यहाँ पे ये चेक किया जाता है कि क्या ये वाला स्पर्म कंपेटेबल है टू फर्टिलाइज दिस एग। ओके, ये रही फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन। अब आगे देखते हैं, अभी तक एक्रोसोम रिएक्शन नहीं हुई है, अब आगे देखते हैं क्या होने वाला है। अब हम जाएंगे एक्रोसोम रिएक्शन की तरफ। ओके, अब रियल एक्रोसोम रिएक्शन होगी। अब देखते हैं क्या होने वाला है, अब एक्रोसोम रिएक्शन होगी। अब यहां देखते हैं एक्रोसोम रिएक्शन। अब एक्रोसोम रिएक्शन में एक्चुअल क्या होगा वो देखेंगे हम लोग। अब हमने देखा फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग भी देखा, अब देखते हैं नाउ क्या होगा। अब यहाँ पे नाउ दी sperm membrane, what happens here, now the sperm membrane or sperm head, now the sperm head touches the zona pellucida, the zona pellucida। कहाँ थी जोना पेल्यूसिडा, एग के ऊपर, जोना पेल्यूसिडा ऑफ एग मेम्ब्रेन। एग मेम्ब्रेन की जोना पेल्यूसिडा को अब स्पर्म का जो हेड है वो टच करेगा। ओके, अब बट वो टच करते वक्त कहाँ पे करेगा, एट एनिमल पोल, एनिमल पोल। अब अगेन आपको एक क्वेश्चन आया होगा, एक्चुअल ये एनिमल पोल है क्या। एनिमल पोल मतलब क्या होता है कि समझो अब ये है एग, देखिए अब समझो अगर ये एग है, ओके, ये वाला है एग और यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। जहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा उसे बोलेंगे एनिमल पोल, और जहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा, यहाँ पे ये है न्यूक्लियस, और जहाँ पे न्यूक्लियस है वो है एनिमल पोल, और यहाँ पे है ये सारा योक, और इसे हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, वेजिटल पोल। ये दो वाले पोल्स होते हैं, कौन सा, एक एनिमल पोल होगा, एक वेजिटल पोल होगा। एनिमल पोल मतलब कौन सा, जहाँ पे न्यूक्लियस है, ओके, और हमें अब पता है कि यहाँ पे न्यूक्लियस है, यहाँ पे कौन सा होगा, एनिमल पोल है, और यहाँ पे जहाँ पे योक है और उसे हम क्या बोलेंगे, वेजिटल पोल। तो अब जो स्पर्म है, स्पर्म का जो हेड है वो जोना पेल्यूसिडा जो इस साइड पे है, जो न्यूक्लियस के पास में है, और हमें पता है कि न्यूक्लियस जो है अब एक की एक तरफ चला जाएगा, वो सेंट्रल पोजीशन में नहीं रहेगा। अब एक तरफ जाने के बाद जो स्पर्म है वो आके जिस तरफ न्यूक्लियस की पोजीशन है वहाँ जाके टच करेगा, वहाँ की जोना पेल्यूसिडा के लेयर को टच करेगा, और फिर वो क्या करने वाला है, अभी क्यों वहाँ वहीं पे जाएगा, वो जहाँ पे एग का न्यूक्लियस है उस तरफ की जोना पेल्यूसिडा की मेम्ब्रेन को ही वो क्यों रप्चर करेगा,
क्योंकि अब उसे क्या फॉर्म करना है, फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्म करना है, और वो कोन फॉर्म होने के बाद ही मेल और फीमेल प्रोन्यूक्लियस का फ्यूजन होगा। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब आगे now the acrosomal covering of किसकी कवरिंग है एक्रोसोम, स्पर्म की, कवरिंग ऑफ स्पर्म गेट्स रप्चर्ड, वो कवरिंग क्या हो जाएगी, अब रप्चर हो जाएगी। अब उसके रप्चर होने के बाद देखिए आगे क्या हो जाएगा। कवरिंग तो रप्चर हो गई, एक्रोसोम की कैप थी, याद होगा आपको कौन सी थी, कैसी थी वो, देखिए मैं यहाँ पे निकाल के दिखाती हूँ आपको। ये वाला स्पर्म है और उसके ऊपर ये वाली है एक्रोसोमल कैप है। अब ये एक्रोसोमल कैप है वो क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी, और वो क्या करेगी, रिलीजेस लाइटिक एंजाइम। लाइटिक का मतलब पता होगा आपको, लाइटिक एंजाइम। वो लाइटिक एंजाइम को क्या करेगी, अब वहां से रिलीज करेगी, और वो जो लाइटिक एंजाइम है वो क्या करेगा, अब यहाँ पे रप्चरिंग का काम करेगा। अब जो लाइटिक एंजाइम है वो कौन सा है, एक्रोजिन, एक्रोजिन एंड ज़ोना। एक्रोजिन जो है वो कहाँ पे काम करेगा, एक्रोसोम के पास, और जो दूसरा जो है ज़ोना लाइसिन वो काम करेगा एग की मेम्ब्रेन पे। ओके, अब ये वाली चीज अगेन ध्यान में रखिए आप लोग, कौन सी है दो, एक है एक्रोजिन और दूसरी है लाइसिन। एक्रोजिन जो है वो काम करेगा स्पर्म की मेम्ब्रेन के ऊपर, और जो ज़ोना लाइसिन है वो काम करेगा एग की मेम्ब्रेन के ऊपर। अब क्या होगा, फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन होने वाला है। ओके, अब आगे जाके देखते हैं। अब आगे अगेन नाउ what happens now again after that, now this sperm, what sperm is going to do, now this sperm lyses the path, this sperm lyses the path, और पाथवे बोलेंगे हम इसे, लाइजेस द पाथवे मतलब वो एक रास्ता करेगा खुद की एंट्री के लिए। स्पर्म लाइजेस द पाथवे थ्रू ज़ोना पेल्यूसिडा, ज़ोना पेल्यूसिडा। ओके, आपको अगेन मैं यहाँ पे निकाल के दिखाती हूँ। अब समझो ये वाला है एग, अब मैं ऊपर का ये समझो, ये वाली जो लेयर है इसी को अब हम समझते हैं कि यह है ज़ोना पेल्यूसिडा की लेयर ऊपर की, और ये सब तरफ पूरा सराउंडेड है, जो एग है उसका आउटर साइड है वो पूरा ज़ोना पेल्यूसिडा से क्या है, सराउंडेड है। और यहाँ पे जाके अब स्पर्म क्या करेगा, इस ज़ोना पेल्यूसिडा को यहाँ पे जाके सबसे पहले स्पर्म ज़ोना पेल्यूसिडा को क्या करेगा, टच करेगा, और बाद में यहाँ से वो क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा, और यहाँ पे वो एक रास्ता करेगा खुद की एंट्री के लिए। गॉट इट। यहाँ से उसको पेनिट्रेट करने के बाद देखिए यहाँ पे उसको पेनिट्रेट करेगा। ओके, यहाँ पे उसको पेनिट्रेट, ये वाला एग है, और वो उसको पेनिट्रेट करने के बाद यहाँ पे एक पाथवे तैयार करेगा, और पाथवे जब तैयार करेगा वो किस लिए वो उसे बनाता है, ताकि जो भी कुछ
मटेरियल है स्पर्म के अंदर वो एंट्री ले सके एग के अंदर, वो पाथवे यहाँ पे इसके लिए क्या करेगा, तैयार करेगा। जैसे कि एरोप्लेन जो है वो जब उड़ान भरता है आसमान में तब वो एक पाथवे तैयार करता है, उसी तरह यहाँ पे जो स्पर्म है वो भी एक पाथवे तैयार करने वाला है। कहाँ पे, जो एग है उसके अंदर। अब आगे जाके एंड फॉर्म्स व्हाट दे आर गोइंग टू फॉर्म, वो क्या बनाने वाला है वहाँ पे अभी, फर्टिलाइजेशन कोन। टू फॉर्म फर्टिलाइजेशन कोन, व्हाट, फर्टिलाइजेशन कोन, वो क्या फॉर्म करेगा अभी, फर्टिलाइजेशन कोन। ये अगेन इम्पॉर्टेंट है कि किस स्टेप पे जाके उसने फर्टिलाइजेशन कोन को फॉर्म किया है। गॉट इट, समझ में आ गया। अभी यहाँ पे उसने क्या फॉर्म किया, फर्टिलाइजेशन कोन। अब आगे हम लोग देखते हैं, फर्टिलाइजेशन कोन तो उसने फॉर्म किया, और फर्टिलाइजेशन कोन के साथ ही वो क्या करेगा अभी, कैसे फॉर्म किया उसने फर्टिलाइजेशन कोन, विथ द प्रोसेस ऑफ डीपोलराइजेशन, बाय द प्रोसेस ऑफ, अब स्पर्म जो है, स्पर्म कॉन्टैक्ट्स विथ फर्टिलाइजेशन कोन बाय प्रोसेस ऑफ डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन से वो क्या फॉर्म करेगा। अब डीपोलराइजेशन आपको पता है क्या है, डीपोलराइजेशन मीन्स वो जो मेम्ब्रेन है उसके जो आयंस है उस मेम्ब्रेन को पोलराइज और डीपोलराइज करना है। मतलब क्या होगा, समझो ये मेम्ब्रेन है तो फिर अंदर के जो भी आयंस है, अंदर समझो कुछ आयंस है, कैल्शियम है या फिर पोटेशियम है, उसको डीपोलराइज करना है, और आगे जाके ये वाले जो आयंस है वो बाहर जाएंगे और जो बाहर के आयंस थे वो अंदर आ जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे द प्रोसेस ऑफ डीपोलराइजेशन, ताकि वो एंट्री ले सके अंदर की तरफ। गॉट इट, वो कैसे किया उसने, डीपोलराइजेशन की प्रोसेस से किया। देखिए अंदर यहाँ पे बहुत छोटे छोटे प्रोसेसेस है जो हम नहीं बता सकते ऐसे। हमने देखा पहले फर्टिलाइजेशन, हमने डायरेक्ट बोला कि फीमेल प्रोन्यूक्लियस और मेल प्रोन्यूक्लियस उसका फ्यूजन होता है और जाइगोट फॉर्म होता है, बट अंदर बहुत सारे छोटे छोटे प्रोसेसेस है। ओके, अब आगे जाके देखते हैं। अब आगे जाके क्या हो गया यहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ व्हाट, एग एंड स्पर्म, ऑफ, इसे मैं रफ कर देती हूँ यहाँ पे, ऑफ एग एंड स्पर्म विल यूनाइट। अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यहाँ पे, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो एग की और स्पर्म की क्या हो जाएगी, यूनाइट हो जाएगी यहाँ पे। जैसे ही फर्टिलाइजेशन कोन का फॉर्मेशन हुआ, ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसकी भी ये वाली है जो ये स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और ये वाली है एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और दोनों भी क्या हो जाएंगी, दे विल कम टूगेदर टू ईच अदर, वो एक दूसरे के पास में आ जाएंगी और बाद में क्या हो जाएगा, उसका फ्यूजन हो जाएगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एग एंड स्पर्म विल फॉर्म, वो क्या करेंगी, डिसॉल्व हो जाएंगी, स्पर्म विल डिसॉल्व, वो क्या करेंगी यहाँ पे, अब डिसॉल्व हो जाएंगी। ओके, और डिसॉल्व हो जाने के साथ ही स्पर्म का जो भी अंदर वाला मटेरियल है, यहाँ पे जो भी मटेरियल है उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, यहाँ पे अंदर हो जाएगी। और यहाँ पे अंदर किसका न्यूक्लियस है, एग का न्यूक्लियस है ही, बट ये स्पर्म का न्यूक्लियस अंदर आ जाएगा यहाँ पे, और फिर उसकी एंट्री एग के अंदर हो चुकी। जैसे फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्म हो गया
फर्टिलाइजेशन कोन किसके साथ फॉर्म हो गया, जैसे एग की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व हो गई, उसके साथ ही कोन फॉर्मेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका। और कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे अभी स्पर्म के अंदर जो उसका न्यूक्लियस था और सेंट्रियोल था, दोनों ने इस एग के अंदर एंट्री ले ली है। गॉट इट। अब यहाँ पे अगेन क्या हो गया, एंट्री होने के साथ ही प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन हैज़ कंप्लीटेड। ये जो प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन का वो क्या हो गया, अभी कंप्लीट हो चुका है। ओके अब यहाँ पे क्या हुआ, लास्ट में हम यहाँ पे लिखते हैं क्या हुआ, नाउ द न्यूक्लियस एंड सेंट्रियोल had entered the egg। और फिर यहाँ पे क्या हुआ है, जो प्रोसेस है किसका, फर्टिलाइजेशन का कंप्लीट हो गया है। नाउ फर्टिलाइजेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड हियर। और इसके साथ ही fertilization had occurred। हो गया, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस अब यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। ओके तो अब हम यहाँ पे रुकते हैं आज के लिए, बट उसके पहले, जाने से पहले अगेन एक बार देखते हैं क्या क्या देखा हमने। देखिए पहले से हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा फर्टिलाइजेशन क्या होता है। हमने उसे सुपरफिशियली देखा कि क्या फर्टिलाइजेशन एक्चुअली होता है, कि मेल प्रोन्यूक्लियस और फीमेल प्रोन्यूक्लियस का यूनियन हो जाए तो उसे जाइगोट फॉर्म हो जाएगा, और हम उसे क्या बोलेंगे, उसका जो प्रोडक्ट है उसको हम बोलेंगे कि जाइगोट है, और वो प्रोसेस बोलेंगे हम उसे फर्टिलाइजेशन हो चुका है। बट अगर इंटरनली हमें देखना है तो वो कैसा है, और ये वाला जो हमने क्या देखा था, सेकेंडरी oocyte का जो स्ट्रक्चर है वो देखा था। और उसमें हमने क्या देखा था, 4 चीज़ें देखी थी। कौन सी, सबसे पहले जो इंटरनल लेयर थी उसे हम क्या बोलते थे, वाइटेलाइन मेम्ब्रेन हमने कहा था उसे। और वाइटेलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर और एक लेयर थी, उसे हमने बोला था पेरीवाइटेलाइन मेम्ब्रेन। और फिर पेरीवाइटेलाइन मेम्ब्रेन के ऊपर अगेन एक मेम्ब्रेन थी या फिर लेयर थी, वो जो सेल्स थे, वो सेल्स कौन से थे, ज़ोना पेल्यूसिडा के सेल्स थे। और ज़ोना पेल्यूसिडा के सेल्स के ऊपर अगेन एक लेयर थी सेल्स की, वो थी करोना रेडिएटा। और नॉर्मली हर एक सेल में जैसे न्यूक्लियस होता है वैसे न्यूक्लियस भी यहाँ पे है, और वो न्यूक्लियस एम्बेडेड किसके अंदर था, साइटोप्लाज्म के अंदर। बट यहाँ पे अगेन एक स्पेशल चीज़ हमने देखी, वो थी प्रेजेंस ऑफ पोलर बॉडी। जैसे कि हमने देखा था oogenesis के वक्त कि यहाँ पे पोलर बॉडी भी होती है। ओके और आगे हमने क्या देखा यहाँ पे, कि सुपरफिशियल प्रोसेस हमने देखा था यहाँ पे कि फर्टिलाइजेशन का कैसे होता है। और अभी फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे स्टार्ट, मैकेनिज्म या फिर वो प्रोसेस स्टार्ट कैसे होता है वो हमने देखा है। और आज हमने फर्टिलाइजेशन पूरा कंप्लीट कर दिया है। ओके और यहाँ पे सबसे पहले हमने स्टार्टिंग से ये सारी चीज़ें देखी कि कैसे स्पर्म की एंट्री हुई फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में, उसके बाद कैपेसिटेशन का प्रोसेस कैसे हुआ, कैपेसिटेशन के प्रोसेस के बाद वो जो स्पर्म था उसके ऊपर जो कोलेस्ट्रॉल की लेयर थी उसको कैसे डिज़ोल्व किया गया, डिज़ोल्व होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ कि वो जो एग था, नॉट एग, वो जो स्पर्म था अब वो एक्स्ट्रा एक्टिव हो चुका है। एक्स्ट्रा एक्टिव होने के लिए उसे किसने हेल्प की, ये वाले जो 4 फैक्टर्स है उसने हेल्प की थी। उसके बाद आगे वो जो स्पर्म है अब कैपेसिटेशन के प्रोसेस के थ्रू चला गया, फिर अब वो एक्टिव हो चुका है। उसके साथ ही हमने ये देखा था कि अब वो जो स्पर्म है जिसने ट्रैक्ट में एंट्री ली थी वो आगे वजाइना से लेके अब कहाँ तक जाएगा, यूटेरस, और यूटेरस के वाया यूटेरस वो कहाँ जाएगा, अब एम्पिलरी रीजन में, ओविडक्ट के एम्पिलरी रीजन में जाएगा। फिर आगे जाके हमने देखा था यहाँ पे कि वो जो स्पर्म था वो आगे एंट्री ले रहा है, वो किससे ले रहा है, 2 चीज़ों से। उसे हेल्प कौन कर रहा है, सबसे पहले कॉन्ट्रैक्शन, जो यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है,
कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करता है, वो भी हेल्प कर रहा है उसको आगे एंट्री लेने के लिए, उसके साथ ही वो स्पर्म खुद भी स्विम कर रहा है। अब आगे जाके वो हमने क्या देखा, एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड एग। पहले हमने देखा एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, अब दूसरे में हमने देखा एंट्री ऑफ स्पर्म इनसाइड द एग, एग के अंदर एंट्री होते हुए हमने देखा। तो हमने सबसे पहले ये भी पता किया कि क्या, कि हर एक एग में एक ही स्पर्म की एंट्री हो सकती है, उसे हम बोलते हैं मोनोस्पर्मी। ओके, तो अब ये भी एक प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है ये, बट उसके बारे में कभी और दिन बात करेंगे। ओके, आगे। और यहाँ पे अब क्या हुआ कि एक्रोसोम जो है वो एक्रोसोम एज अ कैप के फॉर्म में कहाँ पे प्रेजेंट था, स्पर्म के ऊपर था। अब उस एक्रोसोम को भी निकालना है वो स्पर्म से, क्योंकि स्पर्म के अंदर जो भी न्यूक्लियस है या सेंट्रियोल है वही एग के अंदर जाना चाहिए, इसलिए अब ये सारे प्रोसेसेस चल रहे हैं यहाँ पे। तो अब एक्रोसोम को निकालने के लिए वापस क्या हुआ, एक्रोसोम का जो एक्रोसोम की जो कैप थी उसके अंदर ये वाला एंजाइम था, और बाद में उस एंजाइम को निकाला गया, और बाद में जो स्पर्म था वो कहाँ पे टच हुआ, एग की ज़ोना पेलिसिडा की लेयर को उसने टच किया, जो बनी हुई थी ग्लाइकोप्रोटीन से। और आगे जाके वहाँ पे क्या हुआ, टच होने के बाद, टच तो हो चुका एग का जो हेड है वो एग की मेम्ब्रेन को, बट अब पता भी तो करना है क्या ये सही स्पीशीज़ का स्पर्म है, उसने एंट्री ली है या नहीं। तो उसके लिए क्या हुआ, फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन हुआ, जिसे कंपैटिबिलिटी रिएक्शन भी बोलते हैं। आगे जाके फिर हमने क्या देखा, यहाँ पे एक्रोसोम रिएक्शन हुआ। एक्रोसोम रिएक्शन के वक्त हमने क्या देखा, यहाँ पे अगेन जो स्पर्म हेड था जिसने टच किया था ज़ोना पेलिसिडा को, जिसे हम बोलते हैं, उसने टच कहाँ पे किया था, एनिमल पोल पे टच किया था, क्योंकि उसे क्या करना था, यहाँ पे इस न्यूक्लियस के साथ फ्यूजन होना चाहिए। किसका, जो स्पर्म से आने वाला न्यूक्लियस है उसका फ्यूजन एग की न्यूक्लियस के साथ होना चाहिए, इसलिए स्पर्म का जो हेड है उसने टच किया ज़ोना पेलिसिडा की लेयर को जो न्यूक्लियस के पास में है। ओके, फिर उसके बाद आगे जाके एक्रोसोम का जो कवरिंग था वो रप्चर हो गया, उसके अंदर से एंजाइम्स आए, दो एंजाइम थे, एक था एक्रोजिन, दूसरा था जोनालाइसिन। अब ये दोनों मिल के क्या काम किया कि स्पर्म को इस एग के अंदर एंट्री देने का काम दोनों ने मिलके किया। आगे जाके हमने क्या देखा कि यहाँ पे उस वजह से, उस एंजाइम की वजह से जो स्पर्म था उसने अंदर फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्म किया है। और फर्टिलाइजेशन कोन फॉर्म कैसे हुआ, बाय द प्रोसेस ऑफ डीपोलराइजेशन। जो मैंने आपको बोला कि जो आयंस रहते हैं उसकी एंट्री या एग्जिट उस मेम्ब्रेन से, तो उसे हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन का प्रोसेस। फिर आगे जाके जो एग की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका फ्यूजन किसके साथ हुआ, स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और वो दोनों भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डिसॉल्व हो गई, और फिर एट द लास्ट स्पर्म के अंदर का जो न्यूक्लियस है और सेंट्रियोल है वो दोनों ने मिलके अंदर एंट्री ली, कहाँ पे, एग के अंदर, और बाद में क्या हुआ, यहाँ पे इसका फ्यूजन हो जाएगा और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ओके, तो आज हमने पूरे लेक्चर में क्या देखा, फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, वो दो तरीके, उसमें दो प्रोसेसेस देखे, एक एक्रोसोम रिएक्शन देखा और एक